नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का, जहां उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है, तो वही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच भी डील फाइनल मानी जा रही है। हालांकि इन दोनों पार्टियों की तरफ से अभी सीटों के बंटवारे को लेकर कोई भी ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है। फिर भी माना जा रहा है कि सपा कांग्रेस गठबंधन लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर ही उपचुनाव में उतरेगा। इस आधार पर यूपी उपचुनाव के 10 सीटों में से सपा 8 और जबकि कांग्रेस को 2 सीटों पर चुनाव लड़ा सकती है। प्राइम टीवी के स्पेशल सूत्रों की माने तो सपा करीब 8 सीटों पर अपना दांव चल सकती है, और जबकि यूपी की जिन 8 सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें से सपा जिन 8 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है उसमें है कटहरी, यानी कि अंबेडकर नगर की कटहरी सीट है, मैनपुरी की करहल, अयोध्या के मिल्कीपुर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, जबकि मिर्जापुर की मझवा सीट, और इसके अलावा कानपुर की सीसामऊ और अलीगढ़ के खैर, और जबकि मुरादाबाद की कुंदर की सीट शामिल है। वहीं इस बार समाजवादी पार्टी का जोश हाई नजर आ रहा है। लोकसभा में चुनाव में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने धुआंधार प्रदर्शन किया था, उसके बाद अब उपचुनाव में समाजवादी पार्टी एक बार फिर से एक्टिव नजर आ रही है और सभी 10 सीटों को जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, और जबकि 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी ताल ठोकती हुई नजर आएगी। लेकिन दूसरी ओर इंडिया अलायंस भी इस पूरे चुनाव को लेकर एक्टिव नजर आ रहा है। ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ संवाददाता राजेश लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, लोकसभा चुनाव बीत चुका है, धुआंधार वापसी की है समाजवादी पार्टी ने, अब मिशन है 10 सीटों का। बिल्कुल आरती, अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से जोरदार वापसी की है, कहीं न कहीं देखा जाए तो उसका असर इस जो है जो विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, बाई इलेक्शन होना है, इस बाई इलेक्शन में समाजवादी पार्टी का जो जोरदार वापसी है उसका असर देखने के लिए मिलेगा। दूसरी चीज आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उसमें से 10 में से 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और 2 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली है। जाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन में जो बातें हुई है तो कहीं न कहीं देखा जाए तो 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 2 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। उसके लिए पूरी दमखम के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगी हुई है कि 10 की 10 सीटों पर चुनाव जीत कर वापसी करे। तो जाहिर सी बात है कि अगर समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन अगर 8 सीटों पर समाजवादी चुनाव लड़ रही है, वो ऐसी कौन सी ऐसी सीट होंगी? देखिए, अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी अगर देखा जाए तो करहल से लेकर अयोध्या से लेकर ऐसी या अगर अकबरपुर की बात करें, अम्बेडकर नगर की बात करें, अम्बेडकर नगर में अम्बेडकर नगर की जो सीट है कटहरी की, वहां तो ऐसे तमाम सीटें हैं जो 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी बिल्कुल। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट काफी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इस बार अयोध्या में जो भारी मुंह की खानी पड़ी है बीजेपी को, तो इस बार अयोध्या में वापसी करना बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं चुनौती तो होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे जाने नहीं दे सकती ये सीट। बिल्कुल, जो 10 सीटें पर चुनाव होने वाला है, उपचुनाव 10 सीटों पर होने वाला, कहीं कहीं उन 10 सीटों में सबसे हॉट सीट अगर देखी जाए तो सबसे हॉट सीट अयोध्या की है, जहां से अवधेश प्रसाद सांसद हुए हैं। वो सीट जो मिल्कीपुर की सीट है, कहीं कहीं देखा जाए तो मिल्कीपुर की सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए, वो इंडिया गठबंधन के लिए और बीजेपी के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। अगर अयोध्या की मिल्कीपुर की सीट अगर समाजवादी पार्टी अगर जीतने में कामयाब होती तो कहीं कहीं देखा जाए तो बीजेपी के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित होगा। वहीं अगर इस मिल्कीपुर सीट को अगर बीजेपी अगर जीतती है तो कहीं कहीं बीजेपी के लिए बहुत ही ये शुभ संकेत माना जाएगा। लेकिन बीजेपी अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी जो है पूरी तरीके से पूरे दमखम के साथ नेता प्रतिपक्ष के लिए इस बार बी कार्ड खेला है। समाजवादी पार्टी ने माता प्रसाद पांडे को इस बार नेता प्रतिपक्ष चुना गया। क्या लगता है, पीडीएफ फॉर्मूला होगा या फिर कोई और जातिकरण, यानी कि जातिकरण समीकरण साध सकती है समाजवादी पार्टी?
देखिए, अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी हमेशा से पीडीए के फार्मूले पर चल रही है, लेकिन इस बार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने फॉरवर्ड का भी कार्ड खेला है और फॉरवर्ड में माता प्रसाद पांडे को जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष बनाया हुआ है विधानसभा में, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की वजह से कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को इसका फायदा मिल सकता है और समाजवादी पार्टी को फॉरवर्ड लॉबी जो है, कहीं न कहीं देखा जाए ब्राह्मण कार्ड जो खेला है अखिलेश यादव ने, कहीं न कहीं उसका फायदा भी इस चुनाव में मिलने की संभावना है। बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। वहीं आपको बता दें कि 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी दल एक्टिव हो चुके हैं और अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से भारतीय जनता पार्टी ने संगठन और सरकार के बीच समन्वय बनाना तेज कर दिया है। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और तमाम सदस्य पुरानी तलखियों को छोड़कर आगे की तैयारियों में जुट चुके हैं। सोमवार को लखनऊ में सीएम आवास पर उपचुनाव को लेकर मंथन हुआ और जिसमें दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे। अयोध्या में हार के बाद मिल्कीपुर सीट जिताने की कमान खुद अब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में ले ली है और इस सीट पर पहले समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा था। यहाँ पर सपा के अवधेश प्रसाद विधायक थे, उनके सांसद बनने के बाद ही ये सीट खाली हुई है। ऐसे में ये बीजेपी के लिए, यानी कि ये सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल हो चुकी है और इस सीट की अहमियत को देखते हुए सीएम योगी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और मिल्कीपुर के साथ साथ यानी कि अंबेडकरपुर की कटहरी सीट की कमान भी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में ली है। सीएम योगी आज इसी सिलसिलेवार में अयोध्या दौरे पर भी रहेंगे। तो वही आपको बता दें कि 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और जिसको लेकर अब समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी कोर कसर छोड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। को लेकर यानी कि 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी एक्टिव मोड पे नजर आ रही है। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार इसको लेकर मंथन का दौर भी देखने को मिला। इससे पहले आपको नाराजगी का दौर देखने को मिला था भारतीय जनता पार्टी में। माना जा रहा था कि दोनों डिप्टी सीएम नाराज चल रहे हैं, लेकिन आज की बैठक में जब दोनों लोग शामिल हुए, पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक बार फिर से सब एक छत के नीचे जब बैठे तो एक बार फिर से आगे की रणनीति पर मंथन हुआ है। बांग्लादेश में राजनीतिक हालात बिगड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और देश छोड़कर चली गई हैं और दूसरी तरफ यह भी खबर सामने आ रही है कि भारत में भी लगातार इसका खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। चीन भारत के इर्द गिर्द 6 देश को कंट्रोल कर रहा है और जो भारत विरोधी हथकंडे अपना रहे हैं। भारत के साथ साथ बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार पर चीन का दखल बढ़ता हुआ नजर आ रहा। कहा यह जा रहा है कि बांग्लादेश में सैन्य समर्थित सरकार बनती है तो चीन से नजदीकियां बढ़ जाएंगी और वहां के हिंदुओं पर हमले भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। बांग्लादेश में 92% मुस्लिम है जबकि 8% हिंदू हैं। 1971 में बांग्लादेश के गठन के समय यहां 18% हिंदू थे। भारत के साथ साथ बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार पर चीन का दखल लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं वो भारत पर भी अटैक करने के लिए लगातार रणनीति बनाता हुआ नजर आ रहा। कहा यह भी जा रहा है कि बांग्लादेश में सैन्य समर्थित सरकार बनती है तो चीन से नजदीकियां बढ़ जाएगी और वहां के हिंदुओं पर हमले भी बढ़ सकते हैं। बांग्लादेश में 92% मुस्लिम है जबकि 8% हिंदू हैं। 1971 में बांग्लादेश के गठन के समय यहां 18% हिंदू थे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर भारत विरोधी एजेंडे पर काम करते रहे हैं और इन एजेंडों के तहत चीन पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता है और वही हथियार लेकर आतंकवादी और घुसपैठिए भारत में दाखिल होते हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर
भारत विरोधी एजेंडे में लगातार काम करते हुए नजर आते रहे हैं। और इस बीच बड़ी अपडेट यही सामने आ रही है कि अभी भी हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस पूरी गतिविधियों पर भारत की नजर है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा से सीधे तौर पर इस पूरी स्थिति को क्लियर करते हुए कहा है कि हमारी नजर है पूरे बांग्लादेश। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, क्या लगता है आगे की तस्वीर कितनी बदली हुई नजर आएगी बांग्लादेश की? देखिए, जिस तरह से हालात वहाँ बने हुए हैं, लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अभी हालात बहुत सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। जहाँ तक जो सुबह से नजर हम लोग है वहाँ के बांग्लादेश की सिचुएशन पे, कल जो हिंसा ढाका में हुई थी, कमोबेश आज जो सूचनाएं मिल रही है कि ढाका के आसपास के जो शहर हैं वहाँ भी थोड़ी बहुत हिंसा की सूचना मिली है। तो हालांकि वहाँ के हालात पे भले भारत की नजर बनी हुई है, लेकिन अभी कुछ दिन और हालात ऐसे रहने की उम्मीद है। हालांकि जरूर मोहम्मद यूनुस के नाम पे एक सहमति बन रही है कि जो छात्र संगठन या जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने अपनी तरफ से उनको प्रतिनिधि चुन लिया है। हालांकि वो अब पेरिस में है, शायद वो आज पहुंचे या कल पहुंचे वहाँ पे, तो थोड़े बहुत हालात एक दो दिन में सामान्य होते हुए नजर आएंगे। जी प्रवीण जी, इस पूरे हालात यानी कि तख्ता पलट की वजह कहीं ना कहीं चीन और इसके अलावा आईएसआई के पूरा मामला खुलकर सामने आता हुआ नजर आया, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? जरूर अवामी लीग की जो मुखिया शेख हसीना रही हैं, उनके जो बेटे जो अभी यूएस में है, उन्होंने ये तमाम आरोप लगाए हैं कि आईएसआई और चीन और अमेरिका का हाथ हो सकता है। लेकिन उसकी और भी वजहें हैं। हालांकि ये अचानक से सामने आया हुआ मामला नहीं है। ये आरक्षण का मामला 2018 से वहाँ पे चल रहा था। 18 के से ही मामला चल रहा था और उसके बाद धीरे धीरे हालात बिगड़ते गए। हालांकि जरूर 2024 के जनवरी में शेख हसीना ने वहाँ बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद आरक्षण वाले मामले पे पूरा जो कंट्रोल था कहीं न कहीं उन्होंने खो दिया था। शायद यही बड़ी वजह रही कि कल जो 5 अगस्त की तारीख थी, बड़ा आंदोलन छात्र संगठनों ने आयोजित किया था और वो आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि शेख हसीना को अपना देश छोड़ के भारत में शरण लेनी पड़ी है। जी, इस पूरे मामले में भारत ने तो अपनी स्थिति क्लियर कर दी है कि हम पूरे मामले में बांग्लादेश की जो भी स्थिति हो रही है उस पर पैनी नजर बनाए हुए है। और इसके अलावा सीमा सुरक्षा को लेकर क्या कुछ प्लान है भारत सरकार का? देखिए, सीमा सुरक्षा को लेकर जब से कल से ये हालात बांग्लादेश पड़ोसी देश है हमारा वहाँ उत्पन्न हुए, उसके बाद से ही सीमा सुरक्षा बल अपनी पूरी तैनाती में 4000 के आसपास की जो किलोमीटर की जो सीमाएं हैं मेघालय, त्रिपुरा, ये लगती हैं बांग्लादेश से। तो कहीं न कहीं वहाँ पे स्थितियाँ बेकाबू ना हो, इसकी वजह से वहाँ पे सतर्कता बरतने के वो दे दिए गए हैं। और जो डीजी हैं दलजीत चौधरी, उनका भी आज दौरा वहाँ बीएसएफ की तरफ से वहाँ बॉर्डर पे हुआ है। तो कहीं न कहीं भारत की जो पैनी नजर है कि कहीं अराजकता वहाँ बढ़ती या फैलती है। प्रवीण जी, आर्मी चीफ बांग्लादेश के उन्होंने कहा कि अब पूरी कमान हम लोगों के हाथों में, जल्द अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। लेकिन जो उसके बाद की हिंसा की खबरें सामने आई, जो तस्वीरें आई, उसके बाद एक बार फिर से लग रहा है कि लोकतंत्र तार-तार हो गया है। नहीं, देखिए, लगातार हिंसा की खबरें पिछले 19 दिनों से वहाँ कर्फ्यू जारी था। इस दौरान छिटपुट घटनाएं होती जरूर रही। सबसे बड़ी शेख हसीना की सबसे बड़ा जो फेल्योर रहा, इतने बड़े आंदोलन को ना कंट्रोल कर पाना उनका सबसे बड़ा फेल्योर और देश छोड़ने की जो वजह बना। अभी भी हिंसाएं कुछ कम नहीं हुई हैं। जरूर ढाका में जरूर स्थितियां सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। 19 दिनों से जहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ था, सारे संस्थान बंद थे, आज बाजार कुछ खोलने का प्रयास किया गया है, जिसमें कुछ सफलता मिली। लेकिन अभी भी ढाका के जो आसपास के छोटे शहर है वहाँ पे भी स्थितियां अभी नियंत्रण में नहीं है। सेना को या फिर जो अंतरिम सरकार बनने वाली। बिल्कुल प्रवीण जी, तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले में आर्मी चीफ असीम मुनीर भी लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। वहीं भारत विरोधी गतिविधियों के एजेंडे पर लगातार वो काम करते हुए नजर आए हैं। और आपको बता दें कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के साथ जो हमले हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। लेकिन एस जयशंकर ने कहा कि अभी फिलहाल किसी को लाने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही उन्होंने शेख हसीना के भारत आने पर भी स्पष्टीकरण दिया कि पहले उन्होंने इजाजत मांगी थी और उसके बाद भारत आई हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि इस पूरे मामले में
भारत में भी हलचल तेज देखने को मिल रही है। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई जिसमें ये स्पष्ट तौर पर विपक्षी दल भी सरकार के समर्थन करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि बांग्लादेश से भारत के संबंध अच्छे रहे हैं और उसके बाद जो अब बांग्लादेश से हिंसक तस्वीरें सामने आई उसके बाद हर किसी के चिंता का विषय बना हुआ है बांग्लादेश का विषय। तो वही राहुल गांधी ने भी इस सर्वदलीय बैठक में अपने मुद्दे रखे। उन्होंने सरकार से पूछा है कि क्या बांग्लादेश हिंसा में विदेशी ताकतें हैं, क्या बांग्लादेश के साथ हमारा लॉन्ग टर्म आगे का प्लान क्या होगा, क्योंकि अब शेख हसीना की सरकार पूर्व हो चुकी है, अब नई सरकार का गठन होगा और इसके साथ ही नई सरकार के साथ हमारी आखिरकार योजना क्या होगी। सरकार से राहुल गांधी ने सर्वदलीय बैठक में प्रश्न किए हैं कि आखिरकार अब आगे का सरकार का क्या होगा एजेंडा, इस पर स्थिति क्लियर की जाए। और इसके अलावा शशि थरूर ने भी कहा कि हम इस समय बांग्लादेश के साथ हैं और इसके साथ ही इस पूरे क्राइसिस पे नजर बनाए हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी देखने को मिल रही है और लेकिन जो स्थिति लगातार बनी हुई है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। वहीं आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि बांग्लादेश की स्थिति पर भारत सरकार की पैनी नजर है, जो भी स्थिति होगी उसके बारे में सूचित किया जाएगा। विदेश मंत्री ने बताया कि बांग्लादेश में करीब 12 से 13 हजार भारतीय हैं। स्थिति इतनी चिंताजनक नहीं है कि उनको एयरलिफ्ट करने की नौबत आए। शेख हसीना भारत में ही रहेंगी या किसी दूसरे देश में राजनीतिक शरण लेंगी, इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। सरकार ने शेख हसीना में से संक्षिप्त चर्चा की है और इसके अलावा उन्होंने अपनी भविष्य की योजनाओं पर अभी कुछ भी तय नहीं किया है। बांग्लादेश में पिछले 2 महीनों से जारी आरक्षण विरोधी हिंसक आंदोलन सोमवार को और अधिक उग्र हो गया, जिसके बाद तख्ता पलट हो गया और सेना की ओर से कहा गया है कि अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। हजारों प्रदर्शनकारियों ने सैन्य कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए प्रधानमंत्री शेख हसीना के सरकारी आवास पर धावा बोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाया, जिसका वीडियो भी अब तेजी से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने मौजूदा संसद को भंग करने का ऐलान किया है और जिसका गठन जनवरी 2024 के चुनाव के बाद हुआ था। इसके अलावा राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने ऐलान किया है कि बांग्लादेश के मुख्य विपक्षी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ पूर्व डीजीपी एमसी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, क्या लगता है बांग्लादेश की स्थिति चिंताजनक है, आपका क्या ओपिनियन इस पर? चिंताजनक है और बांग्लादेश के पड़ोसियों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है दुर्भाग्यवश, क्योंकि सरकारता की ओर परिवर्तन है लिबरलिज्म की जी। शेख हसीना के वक्त में जो लिबरल गवर्नमेंट थी और कट्टरता वाले आएंगे तो इनकी वही हालत बाद में होगी जो ईरान की हो रही है या अफगानिस्तान की हो रही है या तुर्की की कमाल अतातुर्क के वक्त में हुई थी उनके जाने के बाद। तो ये बहुत ही अत्यंत चिंताजनक बात है और अभी तो इन्हें गवर्नमेंट बना पाने में ही बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि मिलिट्री में ही वहाँ पर फर्क है, सफलता है। ऐसा नहीं कि मिलिट्री एक साथ एक आदमी कंट्रोल है जी। तो यहीं पर दिक्कत आएगी जब ये गवर्नमेंट बनाएंगे तभी दिक्कत शुरू हो जाएगी। बांग्लादेश में हुए इस पूरे हिंसा के बाद लगातार भारत भी इस पर पैनी नजर बनाए हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं सीमा की? भारत में तो देखिए सीमा पर मुख्यतः यही होता है कि उधर से लोग आ ना पाए, इस बहाने बहुत से बांग्लादेशी उधर से भाग आते हैं, वो ना आ पाए। और दूसरा ये है कि किसी तरह के आतंकवादी या कट्टरवादी वो ना आ पाए। इसके लिए हमारे BSF को अलर्ट कर दिया गया है, तो ये सब डिप्लॉय कर दी गई है और जी साहब भी अंदर विजिट कर आए हैं उसको।
तो आशा है कि इसको तो हम लोग कंट्रोल कर लेंगे। तो जी। बात नहीं आई तो जी बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर लगातार भारत की पैनी नजर है, सीमा सुरक्षा को लेकर लगातार सरकार काम कर रही है। उसके अलावा आपको बता दें कि इस पूरे मामले में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का रुख साफ किया है कि सरकार इस पूरे मामले में नजर बनाए हुई है, लगातार बांग्लादेश से संपर्क कर रही है सरकार। और इसके अलावा जो हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं उस पर भी स्थिति साफ करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा फिलहाल इतने चिंताजनक स्थिति नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई कार्यक्रमों में आज शिरकत करेंगे। वहीं आपको बता दें कि 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां शाम 4 बजे सीएम योगी पहुंचेंगे राम कथा पार्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा है। सीएम योगी राम कथा पार्क हेलीपैड पे पहुंचेंगे, जहां आपको बता दें कि कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। हनुमानगढ़ी जाएंगे, जहां दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी। रामलला का दर्शन पूजन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। करीब 5:15 पर विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। सर्किट हाउस में पदाधिकारियों के साथ मुलाकात भी होगी। आपको बता दें कि उपचुनाव भी होने अयोध्या में, जिसको लेकर सीएम योगी एक्टिव है। विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री। बता दें कि मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव भी होने हैं। सरयू अतिथि गृह जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज का अयोध्या दौरा काफी अहम है। वहीं आपको बता दें कि उपचुनाव होने, मिल्कीपुर सीट हॉट सीट बनती हुई नजर आ रही है। खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीट की कमान संभाल ली और अब आज अयोध्या दौरे पर जाएंगे, जहां कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। जहां आपको बता दें कि हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन भी करेंगे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कई कार्यक्रम है। वहीं विकास कार्यों की भी समीक्षा करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो वहीं आज का दौरा अयोध्या का काफी अहम माना जा रहा है। पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। इसके अलावा कई तरह की ऐसी चर्चाएं हो सकती हैं जिसमें शिरकत करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ज्यादा अपडेट के साथ अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अयोध्या दौरा अभिनव बेहद ही अहम है, किन किन कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल आरती, देखिए सीएम योगी का आज अयोध्या दौरा है और लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद और हाल ही में जो अयोध्या में कांड हुआ उसके बाद यह सीएम का पहला अयोध्या दौरा है, तो यह काफी महत्वपूर्ण है। 4 बजे करीब सीएम अयोध्या पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद वो हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे। फिर उसके बाद वो रामलला के भी दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद 5 बजे करीब विकास कार्यों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा करेंगे और 6:50 के करीब वो जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी हैं, नेता है, उनसे मुलाकात करेंगे और आगे जो उपचुनाव होना है उसकी रणनीति तय करेंगे। क्योंकि उपचुनाव में जो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट खाली रिक्त हुई है, जिसपे चुनाव होना है, जहां से अवधेश प्रसाद अब तक विधायक थे जो अब सांसद हो गए, उस सीट को जिताने की भी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ ने ली है। तो ऐसे में अयोध्या पे अब वो विशेष ध्यान देंगे और करीब 7:30 से 8 बजे तक विकास कार्यों की खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा करेंगे। आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरा है। कल 7 अगस्त को परमहंस रामचंद्र की समाधि स्थल पर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो जाएंगे, उनके समाधि स्थल पर पुष्पांजलि करेंगे और 10:30 बजे के करीब का उनकी मूर्ति का जो है अनावरण का भी कार्यक्रम दिगंबर अखाड़ा में कल मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में अयोध्या की सीट भारतीय जनता पार्टी हारी तो विपक्षी दल काफी आक्रामक नजर आए, तो वही अब मिल्कीपुर सीट काफी साख का दांव बनती हुई नजर आ रही है। अब इसकी कमान खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में ले ली है। निश्चित तौर पे देखिए, अयोध्या की सीट भारतीय जनता पार्टी जब से हार गई उसके बाद लगातार उसकी काफी किरकिरी कह सकते हैं पूरे देश भर में हुई। लेकिन अब जब उपचुनाव अयोध्या की उसी सीट पे होना है और अयोध्या लोकसभा सीट की आपको रोकना चाहूंगी, अब सीधे ले चलते हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। बड़ी अपडेट मिल रही है जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
अयोध्या पहुंच चुके हैं। कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। उसकी सीधी तस्वीरें आपको प्राइम टीवी के माध्यम से दिखाया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंच चुके हैं। वहीं लाइव तस्वीरें आपको प्राइम टीवी के माध्यम से दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कई अधिकारी भी मौजूद है। इसके अलावा समीक्षा करते हुए नजर आ रहे सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा है, कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। उस बीच अयोध्या दौरे पर पहुंच चुके हैं सीएम योगी, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपको प्राइम टीवी के माध्यम से दिखा रहे हैं, जहां समीक्षा करते हुए नजर आ रहे सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा काफी अहम है और इस बीच ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कई कार्यक्रम हैं और उसके शेड्यूल भी जारी हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि शेड्यूल के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने तय समय पर अयोध्या पहुंच चुके हैं, जिसकी तस्वीरें आपको हमने दिखाई। तो इस बीच आपको बता दें कि रामलला के दर्शन करेंगे और इसके बाद आपको बता दें कि 5:15 पर विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा करीब 6:30 बजे सर्किट हाउस में पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे और इसके बाद 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा आपको बता दें कि कई कार्यक्रम होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। और इस बीच बड़ी अपडेट यही मिल रही है कि अयोध्या दौरे पर पहुंच चुके हैं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन कर रहे हैं, साथ ही आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तय समय पर अयोध्या पहुंचे, उसके बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन पूजन करते हुए नजर आए। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आरती उतार रहे हैं रामलला के। उसके अलावा इससे पहले आशीर्वाद लेते हुए नजर आए और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरती करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर हैं। वहीं सबसे पहले अयोध्या पहुंचे सीएम योगी, रामलला के दर्शन पूजन किए और उसके साथ ही रामलला के आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे सीएम योगी। इससे पहले आपको बता दें कि हेलीपैड पे पहुंचे थे रामपथ पर और उसके बाद सीएम योगी वहां से सीधा अयोध्या मंदिर पहुंचे, जहां दर्शन पूजन की तस्वीरें आपको प्राइम टीवी के माध्यम से लाइव दिखाई हमने। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे। तो इस बीच आज अयोध्या दौरे पर पहुंचे सीएम योगी। वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा सरयू अतिथि गृह में सीएम योगी रात्रि विश्राम करेंगे। 7 अगस्त को परमहंस रामचंद्र दास की समाधि पर पहुंचेंगे। इसके अलावा रामचंद्र दास की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। 10:30 बजे दिगंबर अखाड़ा में परमहंस की मूर्ति का भी अनावरण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं कल भी कई कार्यक्रमों में सीएम योगी शिरकत करेंगे। कल के कार्यक्रम के अगर शेड्यूल की बात करूं तो 7 अगस्त को परमहंस रामचंद्र दास की समाधि पर पहुंचेंगे और इसके अलावा रामचंद्र दास की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं एक बार फिर से मैं अभिनव का रुख करूंगी। अभिनव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में पहुंच चुके हैं, रामलला के दर्शन पूजन कर रहे हैं और अब आगे का क्या कुछ शेड्यूल है? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने तय समय पे अयोध्या पहुंचे और तय समय पे ही जो उनका रामलला का दर्शन पूजन का कार्यक्रम था उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं और रामलला के दर्शन कर रहे हैं। आज से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस जाएंगे, वहां
तमाम अधिकारियों संग बैठक करेंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता पदाधिकारियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम बैठक करेंगे। फिर उसके बाद वो विकास कार्यों की समीक्षा 8 बजे करीब रात में करेंगे। 2 दिवसीय दौरा है। कल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मौजूद रहेंगे और तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और कल दिगंबर अखाड़े में मूर्ति अनावरण के भी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। देखिए, अयोध्या दौरा जो है ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत खास दौरा है, क्योंकि मिल्कीपुर विधानसभा सीट जो कि अयोध्या में आती है उस पे उपचुनाव होना है। अवधेश प्रसाद जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे वो अयोध्या से अब सांसद हो चुके हैं, तो ऐसे में अब इस सीट पर दोनों पार्टियां अपनी पूरी प्रतिष्ठा लगा रही हैं। समाजवादी पार्टी भी इस सीट को जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि अयोध्या सीट जीतने के बाद उसका भी कॉन्फिडेंस काफी हाई है और अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद यहाँ से प्रत्याशी हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इस सीट को जिताने की कमान संभाली है। ऐसे में देखने वाली बात रहेगी कि अयोध्या की सीट तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर पहुंच चुके हैं। तो वहीं रामलला के दर्शन पूजन किया और उसके बाद कई कार्यक्रम है, विकास कार्यों की समीक्षा करना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। इसके अलावा कल भी अयोध्या दौरे पर ही रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।